हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर एक नई कुंडली का विश्लेषण करने आए हैं। ये एक कुंडली है श्री आत्मन इन रवि, जिनका असली नाम रवि मेलवानी है और ये एक स्पिरिचुअल लीडर हैं। हाल ही में काफ़ी मशहूर मकबूल हो रहे हैं। अपने वेरियस पॉडकास्ट में वो नज़र आते हैं, जहाँ पे वो अपनी जो उनकी स्पिरिचुअल ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। कई सेलिब्रिटीज़ का भी उन्होंने उनके साथ डिस्कशन उनके हुए हैं, जैसे कंगना रनौत जी और करण जौहर। वो फिल्म सेलिब्रिटीज़ हो गए, लेकिन बाकी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जो पर्सनैलिटीज़ है, अभी रिसेंटली मोहन जी के साथ भी उनका पॉडकास्ट हुआ था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट रहती है, जहाँ वो डिस्कशन करते हैं बहुत सारी टॉपिक्स पे, रीबर्थ पे, कर्मा पे, अध्यात्म के जो वेरियस आयाम रहते हैं उन पे चर्चाएँ होती हैं, एनलाइटन पे, मोक्ष पे और इस सब चीज़ों पे वो चर्चा करते हैं, हैप्पीनेस पे। तो हमेशा आपने उनको देखा होगा, वाइट ड्रेस में रहते हैं और अपने को आत्मन रवि इसलिए कहते हैं कि रवि उनका असली नाम है, रवि मेलवानी। और वो अपने को जो आत्मा है उनके अंदर, उससे उस नाम से एड्रेस करते हैं, इसलिए उनका पॉपुलरली वो अपने को एयर बोलते हैं, आत्मन रवि। और अगर उनके बारे में थोड़ी हिस्ट्री जाने तो वो एक बहुत ही अध्यात्म की राह में जुड़ने से पहले या पूरी तरह उसमें आने से पहले वो एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर भी रह चुके हैं। रिटेल बिजनेस में उनका बड़ा नाम था। किड्स कैम्प, कपड़े और रिटेल चीज़ों में उनका बिजनेस था। और 40 की उम्र में उन्होंने ये सब बिजनेस, और काफ़ी बड़ा बिजनेस था, काफ़ी लैविश लाइफस्टाइल और सुख सुविधा भरी लाइफस्टाइल जीते थे। और उसको फिर अचानक उन्होंने 40 की उम्र में छोड़ दिया, जब उनको आत्मज्ञान हुआ। या आत्मज्ञान की जो प्रोसेस होती है वो शुरुआत हुई, क्योंकि उनके गुरु भी थे वासवानी साहब, तो उनके वो शिष्य थे। और 40 की में जब उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि ये सब मटीरियलिस्ट चीज़ें कुछ नहीं है, तो उन्होंने इसका त्याग कर दिया। तो ये तो थी आत्मन रवि जी की कहानी नटशल। उन्होंने 80 बुक्स लिखी हुई हैं, 1500 भजन और कंपोज किए हैं, और उसमें गाते हैं और पोइट्री भी काफ़ी अच्छी करते हैं। उनका यूनिक स्टाइल है बात करने का। तो हमने सोचा क्यों नहीं उनकी कुंडली पे नज़र डालें। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, खुद वो एस्ट्रोलॉजी पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते। ये हमने चीज़ें नोटिस की है कि कई आध्यात्मिक लीडर्स में एक कैटेगरी उन आध्यात्मिक लीडर्स की है जो प्लैनेट्स, उनके इन्फ्लुएंसेस लाइफ में, आदमी की लाइफ में एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं। जैसे श्री रविशंकर जी हो गए, उनका तो अपना ज्योतिष और वास्तु का भी कोई सेंटर है और उन पे वो कई बार बोल भी चुके हैं। लेकिन जग्गी वासुदेव जी ऑन द अदर हैंड डज नॉट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, वो उसको इंकरेज भी नहीं करते। देन हम आत्मन रवि है जो ज़्यादा इस चीज़ में भी शायद बिलीव नहीं करते। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कई स्पिरिचुअल लीडर्स यकीन करते हैं, कई नहीं यकीन करते। तो इस पर हम बाद में, इस कुंडली का विश्लेषण बाद में अपना इनपुट देंगे कि क्या एस्ट्रोलॉजी का इफेक्ट होता है या नहीं होता है। तो बहरहाल अब हम उनकी कुंडली पे पहले नज़र डालते हैं और डिस्कशन बाद में करेंगे। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन फॉलो दैट। तो ये कुंडली जो है, उनका जन्म 15 अक्टूबर 1966 बेंगलोर में हुआ था। और ऑफ कोर्स बर्थ टाइम का थोड़ा हमेशा ही थोड़ी दिक्कत रहती है कि एग्जैक्ट बर्थ टाइम तो नहीं मिलता, लेकिन जिस तरह का उनका नेचर है, बिहेवियर है, तो उनका जो लग्न है वो है मीन राशि के, मीन लग्न के हैं। और उनकी तुला राशि है, मीन लग्न और तुला राशि। तो मीन लग्न के जो जातक होते हैं वो जनरली अगर आप देखें तो बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग और चैरिटी में बिलीव करते हैं, फिलैंथ्रोपी करते हैं, दुनिया की मदद करते हैं, तो और फिलॉसफी में भी इंटरेस्टेड रहते हैं। तो ये उनके लग्न से डिमॉन्स्ट्रेट होता है। और तुला उनकी राशि है, तो तुला राशि के जो जातक होते हैं वो कई बारी, क्योंकि शुक्र उनकी राशि है, वो शुक्र से रिलेटेड संबंध चीज़ में भी इंटरेस्टेड रहते हैं और मिलनसार होते हैं, लोगों के साथ बैलेंस और हार्मनी बनाने में यकीन रखते हैं। तो उनका लग्न और राशि के बारे में हमने जानकारी दे दी। शनि ऑफकोर्स विराजमान है उनके लग्न में, तो ये आदमी को थोड़ा डिसिप्लिन देता है, तो आदमी थोड़ा डिसिप्लिन हो जाता है और प्रैक्टिकल भी रहता है। और जैसे उनके नेचर में भी नज़र आता है, वो वेदांत फिलॉसफी को, ज्ञान योग में शायद ज़्यादा यकीन करते हैं। तो ऐसे लोगों को लॉजिकल, प्रैक्टिकल होना ज़रूरी हो जाता है। और बाकी जो ग्रहों की दृष्टि जाता है, राहु उनके सेकंड भाव में, जो धन के भाव में, तो ये अच्छा करता है। राहु उच्च अभिलाषी है, तो ये आपको मनी में इंटरेस्टेड रखेंगे। तो पहले वो उनका बिजनेस भी था, एंटरप्रेन्योर थे, तो धन की उनको कोई ऐसी खास कमी नहीं है। उन्होंने काफ़ी धन अर्जित किया था अपने, जब तक वो बिज़नेस करते थे।
जो थर्ड हाउस है वहाँ के स्वामी है शुक्र, वो 7th हाउस में विराजमान है। तो ये थर्ड हाउस आपके सिबलिंग्स का भी हाउस होता है और ये आपके पुरुषार्थ का भी हाउस होता है। तो ये बिजनेस हाउस भी कह सकते हैं 7th हाउस, तो वहाँ पे विराजमान है सूर्य के साथ। और 4th हाउस में आता है जो सुख सुविधा, भूमि, वाहन, मकान का भी हाउस है। इसके स्वामी बुध हैं, वो 8th हाउस में जाके केतु के साथ विराजमान है। तो ये दर्शाता है कि उन्होंने जब 40 की साल में अपना सब कुछ छोड़ा, सुख सुविधा वगैरह, तो इसका जो इम्पैक्ट वो इसलिए हुआ कि बुध इनके 4th हाउस जो सुख सुविधा के भी स्वामी थे, भाव के स्वामी थे, वो 8th हाउस में चले गए। और केतु के साथ, जो केतु मोक्ष का भी कारक, मोक्ष बोले या चीज़ें छोड़ने का, तो इसलिए ये दिखाता है कि उन्होंने सुख सुविधा का भी त्याग किया। और वो हम जानेंगे विंशोत्तरी दशा कौन सी चल रही थी जब उन्होंने इन सब चीज़ों का परित्याग किया। वो सन्यासी नहीं हुए, लेकिन उन्होंने उन चीज़ों से हट गए जो पुरानी चीज़ें उनको आकर्षित करती थी। और 5th हाउस पे आता है जो उनका जबरदस्त हाउस है। यहाँ पे गुरु उच्च के विराजमान है। तो 5th हाउस आपके पास्ट लाइफ से जो संस्कार आ रहे हैं उनका भी रिफ्लेक्टिव है, एजुकेशन, माइंड, तो बुद्धि, विजडम। तो ये 5th हाउस और क्रिएटिविटी का, क्रिएटिव हम जानते हैं बहुत हैं, वो पोएम्स, भजन्स ऑन द फ्लाई बनाते हैं, कई चीज़ें राइम करते हैं। तो ये उनका 5th हाउस एजुकेशन का भी हाउस है और ज्ञान का भी हाउस है, विजडम का भी हाउस मान सकते हैं, और क्रिएटिविटी का। तो ये हाउस बड़ा ज़बरदस्त है। गुरु का उच्च का होना ही एक ग्रह है जो आपको बहुत सक्सेस दे सकता है लाइफ में, स्पेशली आध्यात्मिक, रिलीजियस फील्ड में भी तो बहुत सक्सेस देता है। तो ये, और गुरु की दृष्टि 5th हाउस में भी, 9th हाउस में भी है, जो धर्म, गुरु और फादर का भी हाउस कह सकते हैं, तो रिलीजन का भी हाउस बोल सकते हैं। तो गुरु ने इनको काफ़ी सपोर्ट किया। गुरु की दृष्टि इनके 9th हाउस पे भी है और गुरु की दृष्टि इनके लग्न पे भी है। तो ये उनको व्यक्तित्व का धनी, जब भी गुरु की दृष्टि लग्न में जाती है और अपनी राशि पे, तो लग्न से बहुत धनी है और व्यक्तित्व बड़ा इनका ज़बरदस्त है। बात करते हैं तो काफ़ी एलोक्वेंटली करते हैं, काफ़ी अच्छी तरह से करते हैं। और 6th हाउस में मंगल विराजमान है सूर्य की राशि में। तो मंगल मतलब को रोग ऋण शत्रु में हेल्प करेगा सूर्य की राशि में, लेकिन राहु की भी दृष्टि होने की वजह से मंगल राहु का कॉम्बिनेशन इनके लिए हेल्थ के लिए ओवरऑल इतना अच्छा नहीं हो सकता है। हो सकता है ब्लड प्रेशर या इस टाइप की चीज़ें कुछ हो सकती है, उनकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज कभी आ सकते हैं, स्पेशली मंगल की अंतर्दशा में उनको थोड़ा केयरफुल, या राहु की अंतर्दशा में थोड़ा उनको केयरफुल होना पड़ेगा। 7th हाउस में सूर्य शुक्र विराजमान है। शुक्र नीच के हैं और सूर्य के साथ बैठे हैं, तो 7th हाउस इनका थोड़ा, और शनि की भी दृष्टि है, तो 7th हाउस का थोड़ा इम्पैक्टेड है। जो 7th हाउस विवाह का भी स्थान होता है, रिलेशनशिप्स का भी होता है। तो हमें पता नहीं कि उनकी मैरिज कभी हुई या नहीं हुई, और जहाँ तक अवेलेबल सोर्सेज से तो शायद नहीं हुई है। तो 7th हाउस रिलेशनशिप, मैरिज का, तो हमारे हिसाब से यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम, अगर मैरिज हुई है तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, नहीं हुई है तो ये इसी वजह से है कि शनि की भी दृष्टि है और सूर्य शुक्र आपस में 7th हाउस में वो परस्पर शत्रु हैं, तो इसलिए 7th हाउस इनका इम्पैक्टेड है। 8th हाउस जो अध्यात्म, हिडन चीज़ें और मिस्टिकल चीज़ों का भी होता है, लॉन्जिविटी का भी होता है। यहाँ पे हम देखें चंद्र, बुध और केतु विराजमान है। एक तरह से एक दोष का भी निर्माण हो, केतु और चंद्र थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, मानसिक परेशानियाँ, यातनाएं भी थोड़ी दे सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मन, बुद्धि और रिसर्च, क्योंकि तीनों प्लैनेट्स, बुध बुद्धि के हैं और चंद्र मन के कारक हैं और केतु आपके डिस्पैशन के और डिटैचमेंट के कारक है। तो तीनों का 8th हाउस में होना एक तरह से आध्यात्म की दृष्टि से बड़ा अच्छा है। उनका मन और बुद्धि सब इस क्षेत्र में है। 8th हाउस ओकल्ट का भी होता है, तो हिडन चीज़ों में या रिसर्च करने का, आध्यात्मिक चीज़ों में रिसर्च करने का इनका एक योग दिखाई देता है। लेकिन एट द सेम टाइम मानसिक कष्ट भी उनको, स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी भी कभी ना कभी रही होगी। 9th हाउस का आपने बोल दिया, गुरु की भी दृष्टि बहुत अच्छा करी है, मंगल की भी चौथी दृष्टि, और गुरु मंगल की एक साथ दृष्टियाँ 9th हाउस जो भाग्य का भी भाव है इसको बहुत अच्छा कर रही है, तो ओवरऑल बहुत अच्छा कह सकते हैं। और 10th हाउस पे आते हैं जो कर्म का भी भाव है। इसके जो स्वामी है गुरु 5th हाउस में विराजमान है, एक केंद्र त्रिकोण राज्यों का भी निर्माण कर रहे हैं। और लग्नेश भी अगर पंचम में गई, ये दो योग हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं गुरु के द्वारा निर्मित होते हुए, दो बड़े राजयोग। तो ये दिखाता है कि वो इतने सक्सेसफुल लाइफ में क्यों रहे। तो उनका कर्म का स्थान भी बहुत अच्छा है और उन्होंने चैरिटी भी शुरू कर दी थी इससे पहले कि पूरा उन्होंने जब 40 इयर्स के टाइम पे उन्होंने सब छोड़ा, उससे पहले ही उन्होंने
चैरिटी वगैरह में भी काफ़ी इन्वॉल्व रहे थे। उन्होंने अपनी फाउंडेशन शुरू कर दी थी 1998 या 6 के आसपास, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो वो भी है। तो कर्म का भाव भी अच्छा है, गुरु की दृष्टि, गुरु की वजह से, राजयोग की वजह से काफ़ी अच्छा है इनका। और बाकी जो 2 भाव बचे हैं उनके, जो 11th हाउस है वहाँ पे स्वामी शनि लग्न में चले गए हैं, तो उसको अच्छा बोल सकते हैं। और तो ये गेन्स और रिकग्निशन का भी भाव माना जाता है, आपके जो भी गेन्स होते हैं लाइफ में। तो इसके स्वामी शनि हैं, वो लग्न में चले गए हैं, तो हम उसको अच्छा बोल सकते हैं। गुरु की भी दृष्टि है। और 12वां भाव अगेन इनका लॉसेस का भाव है, यहाँ के स्वामी शनि वो भी लग्न में जा चुके हैं। तो ये देखा था कि बहुत ज़्यादा इनको ऐसे लॉसेस इन द सेंस कि बिजनेस में इतने लॉसेस तो नहीं हुए होंगे, लेकिन उन्होंने अपना सारा जो फोकस है वो चैरिटी की तरफ डोनेट कर दिया होगा। तो ये सब चीज़ें दर्शाते हैं। लेकिन गुरु उनका ज़बरदस्त है, जो एक किसी भी टीचर प्रीचर को भी चाहिए रहता है कि गुरु और जो उनका रिलीजन का भाव है, भाग्य का भाव है, 5th हाउस और 9th हाउस काफ़ी अच्छे हैं, तो उनको आध्यात्मिक फील्ड में हेल्प करते हैं। और 8th हाउस है, चंद्र बुध केतु भी इनको सपोर्ट करते हैं अपनी रिसर्च में और आध्यात्मिक परस्यूट्स में। तो ये तो थी उनकी कुंडली। अगर हम उनकी विंशोत्तरी दशाओं पे नज़र डालें तो राहु की महादशा में उनका जन्म हुआ था 1966 में। उसके बाद शनि की जब महादशा शुरू हुई तो शनि की महादशा में उनका लग्न का भाव एक्टिवेट हो गया, उनका 10th हाउस भी, कर्म का भाव भी एक्टिवेट हो गया। तो ये दिखाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा अपने काम वाम में व्यस्त हो गए थे, और उनकी प्रसिद्धि, क्योंकि लग्नेश का एक्टिव हो जाने दिखाता है कि उनका नाम, शोहरत और इन सब चीज़ों में उनका नाम आगे आने लग गया, ऑफकोर्स बिजनेस फील्ड में, कर्म के क्षेत्र में। और जैसे ही मर्क्यूरी की महादशा शुरू हुई जनवरी 2006 में, इस टाइम पे 2006 में वो 40 ईयर्स के हो गए होंगे, और इस टाइम पे उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि जो सुख सुविधा का स्वामी है, 4th हाउस का स्वामी है, वो 8th हाउस में चले गया केतु के साथ, जो डिटैचमेंट का भी कारक है। 8th हाउस आपके आध्यात्मिक चीज़ों का भी कारक होता है। तो वहाँ से उनका ध्यान उचट गया, आध्यात्मिक चीज़ों में ज़्यादा लग गया, और उन्होंने अपने बिजनेस को त्याग कर दिया। तो अपनी सुख सुविधा उन्होंने त्याग कर दी, और ये बुध और केतु की वजह से हुआ, ग्रहों की वजह से। और बुध की महादशा इनकी 2023 तक चली, तो इन्होंने आध्यात्मिक चीज़ों में ज़्यादा रुचि लेना शुरू कर दिया, अपनी किताबें लिखी, अपनी पुस्तकें लिखी। और बुध लेखन का भी प्लैनेट होता था 8th हाउस में, मतलब इन्होंने स्पिरिचुअल चीज़ों से रिलेटेड किताबें भी लिखना शुरू कर दिया। तो ये एक चीज़ नोटिस में आती है उनकी बुध की महादशा के टाइम। और केतु की अब महादशा शुरू हो गई 2023 से 2030 से रहेगी। केतु अगेन 8th हाउस का, तो यही अपने स्पिरिचुअल फील्ड में अब वो आगे अग्रसर होते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो थी आत्मन रवि की कुंडली का विश्लेषण मोटा मोटी। अगर हम बाकी चीज़ों पे, जैसे हमने कहा, डिस्कशन करेंगे कि कई जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, जो सेल्फ रियलाइज है, एनलाइटेंड, एटलीस्ट जो प्रोक्लेम करते हैं, हर एक के बारे में तो हम ऐसा कह नहीं सकते, ना कि ये एनालिसिस किसी को प्रमोट करने के लिए है। लेकिन अगर मान लिए जाए कि ये सारे स्पिरिचुअल लीडर्स एनलाइटेंड हैं, तो क्या ऐसा क्यों है कि कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी को बिल्कुल मानते नहीं? तो ये कोई बहुत ताजुब की बात नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी इंसान जो इस धरती पे आया है वो ग्रहों के इन्फ्लुएंस में तो रहता ही है। लेकिन अल्टीमेट एम ये है, जो हम एनलाइटनमेंट बोलते हैं या मोक्ष प्राप्ति की बात कहते हैं, वो किसी किसी को होता है। और जो साधक इस डायरेक्शन में जाता है वो अल्टीमेटली ये रियलाइज़ करता है कि उसे माइंड और बॉडी से अपने को डिस्टेंस करना है। तो डिस्टेंस जब कर लेता है, उस पोजीशन में पहुंच लेता है, जैसे एनलाइटनमेंट या सेल्फ रियलाइजेशन, वो अपने को जान जाता है कि वो माइंड और बॉडी नहीं है, तो फिर इन चीज़ों का जो असर होता है, इन ग्रहों का प्रभाव कम हो जाता है। लेकिन कोई ये बोल दे कि इन ग्रहों का असर इनलाइटेंड लोगों पर नहीं होता, ये भी गलत है, क्योंकि इनलाइटेंड के बाद कोई आदमी गायब तो हो नहीं जाता। सारे जितने भी हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स जो इनलाइटेंड हैं, जो स्पेशली तथाकथित कहते हैं, और हो भी सकते हैं, तो ऐसा तो नहीं वो गायब हो गए, वो प्रचार प्रसार तो कर ही रहे। जब तक उनके प्रारब्ध कर्म रहेंगे तब तक वो करते ही रहेंगे, क्योंकि प्रारब्ध कर्म को तो कोई नहीं टाल सकता। वो ग्रहों की वजह से भी आपको प्रारब्ध कर्म तो भोगने ही पड़ेंगे, अच्छे या बुरे। लेकिन डिफरेंस यही रहता है कि कई इनलाइटेंड पीपल, जो इनलाइटेंड लोग होते हैं, उन पर ये इतना असर नहीं करते। असर तो करता है, लेकिन वो इस चीज़ के पार पा जाते हैं, तो उनकी माइंड या बॉडी में जो भी होता होगा वो उसको इग्नोर कर लेते हैं, वो इतने ज़्यादा असर उन पर असर नहीं पड़ता है।
तो इसलिए वो कहते हैं कि जो इनलाइटन लोग, स्पिरिचुअल लोग होते हैं, उनकी कुंडली अगर आप देख भी लो तो उसका असर कम रहेगा उन पे। ऐसे नहीं कि नहीं होगा, उस जब उनकी महादशा आएंगी, अंतरदशा आएंगी तो उन पर भी असर पड़ेगा, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो इन चीज़ों पार पा चुके हैं। तो ये कहना कि ग्रहों का असर नहीं होगा, ये गलत है। लेकिन उनकी बात भी कहना सही है कि अल्टीमेटली अध्यात्म का जो अल्टीमेट एम है वो है कि आप अपने माइंड बॉडी से डिस्टेंस कर सकें और थोड़ा उससे ऊपर सोच सकें और ईश्वर में मन लगाएं और अपने को जाने कि आप कौन हो। आप क्या ये सिर्फ ये बुद्धि ये सिर्फ माइंड बॉडी ब्रेन ये सब चीज़ें हैं कि आप इससे परे हो। तो फ्रेंड्स, होप ये कन्फ्यूजन थोड़ा क्लियर होगा और अगली कुंडली के विश्लेषण तक आप हमें आज्ञा दीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल नेक्स्ट टाइम।